सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बलियामा अम्बेडकर नगर। आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का, जिसमें आपका आज पार्ट 3 है पहले अध्याय का। इसमें हमने आपको बताया था पहले कूलाम का नियम, फिर उसका मात्रा पत्रक, फिर आपको बताया गया उसमें कूलाम का सदिश रूप। अब इसमें आज है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, अन्य बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। कहा गया जी, किसी निकाय में अनेक आवेश हो, अगर कोई निकाय है, एक बंध है, उसमें अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर जो बल लग रहा है, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के वेक्टर योग के बराबर होता है। जैसे कहने मतलब आपका ये है, ये हमने बना दिया, ये बना दिया एक्स अक्ष और ये बना दिया वाई अक्ष। आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे आपका है एक आवेश Q1 कर दिया गया, एक आवेश Q2 है, Q3, Qn डॉट Qn। अब यहां से ये मूल बिंदु है, यहां से इसकी दूरी R1, R2, R3, Rn। R1 है, R2 है, R3 है, Rn। ये सभी आपके कैसे हैं? वेक्टर में। वेक्टर सभी दिखा रहे हैं ना, तो ये वेक्टर हो जाएंगे। अब इस पे ये आपका इधर आपका है कोई आवेश है जो कागज तल के लंबवत है। आवेश है Q जो कागज के तल के लंबवत, ऐसा ये कागज तल के लंबवत है। ठीक। अब इसमें कहा जा रहा है कि किसी निकाय में, ये पूरा ये निकाय बन गया, ये पूरा क्या बन गया? ये निकाय बन गया। अनेक आवेश हो, इसमें तो अनेक आवेश हो गए, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, डॉट Qn हो गया। अनेक आवेश हो तो उसमें से किसी एक आवेश, अब चाहे Q1 पे बल लग रहा है, चाहे Q2 पे बल लग रहा है, चाहे Q3 पे लग रहा है, चाहे Qn पे बल लग रहा हो, किसी भी बल लगा सकते हैं हम। ठीक। तो हम मान लेते हैं इसमें हमारा एक परीक्षण आवेश है, ये यहाँ पे Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है Q0, इसकी स्थिति सदिश है यहाँ से वेक्टर 0। ठीक। अब इस पे आपका बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? Q1 के, Q2 के, Q3 के, Qn के या डॉट Qn के लग रहा है। इस सबके कारण से इस पे बल लग रहा है। तो इस बल पे जो बल लग रहा है अन्य बलों के परिणामी योग के, वेक्टर योग के, परिणामी योग के वेक्टर योग के बराबर होगा। लगने वाला जो बल होगा अन्य बलों के वेक्टर योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं, पहले क्लास में भी पढ़े हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब इसमें पहले इस देख रहे हैं, तो F बराबर आप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q0 Q1 अपान R0 माइनस R1, R0 माइनस R1, ये आप हो जाएगा R0 माइनस R1 का कितना? पिछले वाले में ध्यान करो क्या बताया गया था, जब हमने बताया था वेक्टर लूप F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपान R³ इनटू R वेक्टर R बताया गया था ना। अगर यहाँ पे 21 था तो 21, 12 था तो 12 बताया गया, याद आया ना। ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R0 माइनस R1 का Q इनटू R वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1। किस पे कारण? इसके कारण इस पे बल लग रहा है, यहां से यहां तक का हो गया, फिर यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का।
तो इस प्रकार अगर इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 बराबर लिख देंगे 1/4 पाई F0 इंटू Q0 Q2 अपान R0 माइनस R2 का क्यूब इंटू R0 माइनस R2 वेक्टर R0 माइनस R2 Fn बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q0 Qn अपान R0 माइनस Rn का क्यूब ब्रैकेट में R0 वेक्टर R0 माइनस वेक्टर Rn। तो ये अलग अलग निकालते हैं चले जाएंगे बल किसके कारण से, Q0 पर आवेश Q1 के कारण से, Q2 के कारण से, Q3 के कारण से, डॉट डॉट Qn के कारण से। इस प्रकार से बल निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है क्या जी, परिणामी बल। तो इस बलों का परिणामी बल हो जाएगा F बराबर F1 धन F2 धन F3 डॉट डॉट Fn, यानी कि ये वेक्टर योग होगा, ये वेक्टर योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसी को इसे सीधे लिख सकते हैं F वेक्टर F बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q0 Q1 R0 माइनस R1 का क्यूब इंटू R0 प्लस R2 R0 माइनस R1 वेक्टर R0 माइनस R1 धन 1/4 पाई F0 इंटू Q0 Q2 अपान R0 प्लस R0 माइनस R2 का क्यूब इंटू R0 वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R2 डाटा Fn वाला कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो ये प्राप्त होता है इसे सिद्धांत कहा जाता है जी, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करते समय बलों का परिमाण ज्ञात करना, यानी कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, बलों के परिमाण ज्ञात करने में किया जाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग कहा करते हैं बलों के परिमाण ज्ञात करने में किया जाता है। अब आगे आता है वैद्युत क्षेत्र। सिर्फ आपके आगे है जी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, हाँ बताओ भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ये कोई आवेश है यहां पे Q। जब कोई आवेश है तो उसका प्रभाव जो होगा, उसका जो प्रभाव होगा वो कुछ क्षेत्र में तो होगा ही। जैसे मान लेते हैं आपके गांव का विधायक है, गांव का नहीं, मान लीजिए आपके क्षेत्र का विधायक है। विधायक है तो उसका कहां तक प्रभाव है, अपने क्षेत्र में है, या ग्राम प्रधान है आपका तो उसका प्रभाव कहां तक है, आप पूरे गांव में है। और आपके सांसद हैं, उनका प्रभाव क्या है, उनके संसदीय पूरे क्षेत्र में है। आपका प्रभाव कहां तक है, आपके घर में है। अगर आपने अच्छा काम किया तो बाहर भी है, कुछ क्षेत्रों में है, लोग उसमें मेलजोल बना के रख रहे हैं, सामंजस्य की भावना आपके अंदर है, सहयोग करने की भावना है, और सब है, तो आपको बाहर वाले भी जान रहे हैं, तो आपका भी कुछ क्षेत्र होगा। तो उसी प्रकार से आवेश का एक क्षेत्र होता है, आवेश का एक क्षेत्र होता है। तो जैसे ही उसका क्षेत्र जो होता है, अगर कोई दूसरा उसमें आ रहा है, उसके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आ रहा है तो वो तुरंत उसको इफेक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं आपके यहां कोई अधिकारी है, मान लेते हैं डीएम आपके यहाँ, कलेक्टर, पूरे जिले के अधिकारी हैं।
जो कुछ कार्य होगा वो जिले के कार्यभार उनके ऊपर है। प्रशासनिक कार्रवाई जैसी भी होगी वही कर सकते हैं। अगर इनके क्षेत्र में कोई दूसरा अधिकारी आके जो दूसरे क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी है कुछ करता है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। किस पे प्रभाव पड़ेगा? यहाँ के आपके कलेक्टर या डीएम। तो ये क्या करेंगे? उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। अगर उसको सही है तो मानेंगे, नहीं है तो उसका विरोध करेंगे। तो उसी प्रकार से आपका आवेश जो होता है, ये आवेश क्यों है? इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। इसके चारों ओर ये एक क्षेत्र होता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस आवेश के कारण से इसके चारों ओर का क्षेत्र बना, तो इसमें जैसा ही कोई दूसरा आवेश इसमें आने का प्रयास करेगा तो उस पे एक बल लगाएगा। कौन सा? ये भीतर वाला आवेश, ये एक बल लगाएगा। अब वो बल कैसा लगाएगा? आने वाले आवेश पर निर्भर करेगा। आने वाले आवेश पर निर्भर करेगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है अंदर वाला आवेश और बाहर आने वाला भी आवेश पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण करेगा, दूर भगाएगा। अगर अंदर वाला पॉजिटिव और बाहर वाला नेगेटिव तो ये आकर्षण करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो इसमें जो होता है, कह सकते हैं किसी धन आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, किसी धन आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या कह सकते हैं सीधे वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, या कह सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अपने ऊपर लगने वाले बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में जो रखा गया आवेश है वो गतिशील है, चलायमान है। जो वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा गया है, ठीक, वो गतिशील है, चलायमान है, या चलने के लिए कह सकते हैं स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो बल की दिशा में चलने लगता है। जिधर बल लग रहा उसी की दिशा में वो क्या होगा? चलने लगेगा। यदि बल की दिशा वृत्तीय हो, कैसा हो? वृत्तीय हो, तो वह वृत्ताकार के रूप में आवेश अपने स्थिति को, दिशा को बदलते हुए गति करना शुरू कर देता है। वृत्तीय हो जाता है, यानी गोल गोल घूमने लगता है। ठीक, तो इसमें एक बार और सुनिए, वैद्युत क्षेत्र किसी धन आवेश के चारों ओर, किसी धन आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत बल मतलब आपका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल से है। वैद्युत बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि आवेश आपका मान लिया जाए जो वैद्युत क्षेत्र में है वो गतिशील है, चलायमान है, चल रहा है, तो वह बल की दिशा में चलना शुरू कर देता है। जिधर बल लग रहा है उधर ही आवेश क्या होता है? चलना शुरू कर देता है। अगर बल की दिशा लगातार बदल रही है, जो बल लग रहा है उसके बल की दिशा लगातार बदल रही है, तो आवेश की दिशा भी लगातार बदलना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण से आवेश वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू हो जाएगा या चलने लगेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना? ठीक, धन्यवाद। आगे देखिए, इसमें
मान लेते हैं आपका दो आवेश है, एक है प्लस एक है माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ये है, जैसे मान लेते हैं ये प्लस है, ये आपका माइनस है, तो इससे आपका इस पे बल चलना शुरू हो जाएगा। ये प्लस की ओर से ये आपके ये चलना शुरू हो जाएगी बल रेखाएं, है ना, ये बल रेखाएं इस पे चलना शुरू हो जाएंगे। और इस पे क्या हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे एक ही नहीं बल रेखा, और भी बल रेखाएं ऐसे भी ढेर सारी, इधर से भी ऐसे, ये ढेर सारी बल रेखाएं ऐसे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से निकलना शुरू हो जाती है। अब अगर धन आवेश है और ऋण आवेश है तो इनके बीच ऐसे ही मान लेते हैं और धन आवेश है ऋण आवेश है, तो इनके बीच जो बल रेखाएं चलती हैं कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां से ये बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कहते हैं, मोड़ देती है। ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर। कब मोड़ेंगे ये, जब दोनों पॉजिटिव होगी, समान आवेश की होंगे, या दोनों निगेटिव होंगी। तो जो यहाँ पे जहां से मुड़ रही है, ये ऐसे मुड़ जा रही हैं, ये इधर मुड़ जा रही हैं। अब बीच वाला बिंदु एक ऐसा बिंदु यहाँ प्राप्त होगा जिसपे बल रेखाएं नहीं पहुंचेंगी, विद्युत बल रेखाएं नहीं पहुंचती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं कौन सा, उदासीन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम कहते हैं क्या जी, उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक, आगे चर्चा इसकी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में विद्युत क्षेत्र में करेंगे, और भी आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। अब इसी में होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, विशेष है, याद रखिएगा इसे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा धन परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया धन परीक्षण आवेश तथा आवेश पर लगने वाले बल के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इस पे कोई क्यू आवेश था, यहाँ पे एक क्यू जीरो था, यानी क्यू नॉट कह सकते हैं। तो कहा गया क्या चीज, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर यह रखा गया परीक्षण आवेश तथा जब परीक्षण आवेश रखा गया है तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब परीक्षण आवेश पर बल कौन लगाएगा, ये लगाएगा। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह लगने वाला बल क्या हो जाएगा, यह तथा इस धन परीक्षण आवेश, जो ये धन आवेश है तथा परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश आपका ये स्रोत है, तो तथा धन परीक्षण आवेश, ये इसके मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार सुन लीजिए इसको, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया, किसी विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया धन परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश आपका यह है, इस पे लगने वाला बल यह तथा इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो, ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो, ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो, ये वेक्टर रूप हो जाएगा इसका। यहां से कह सकते हैं बल तथा किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका अगर मात्रक ज्ञात करना हो तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है जी न्यूटन,
और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो बटे में है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। किसका मात्रक? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र को हम इसे बना देंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। अच्छा, आप लोगों ने इसको कक्षा 9 में पढ़ा होगा, सदिश राशि सदिश राशि। जी जी ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। इसकी दिशा वही होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब उसकी दिशा वही होगी जो किसकी होगी? बल की होगी। बल आपको यहां से यहां की ओर लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर से इधर की ओर ही लगेगी, यानी Q से Q0 की ओर ही लग रही है। यदि आवेश ऋणात्मक है, मान लेते हैं अगर यदि आवेश ऋणात्मक है, जिस परीक्षण आवेश है ये आवेश है, जिस परीक्षण ये तो धनात्मक था जिसके कारण इधर लग रहा है परीक्षण आवेश बल बाहर की ओर, यदि ऋणात्मक है तो बल तो लगेगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? बदल जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? इधर की हो जाएगी। अगर ये ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा, ठीक। अगर धनात्मक है तो ये हो जाएगा। समझ में आई बात ना? यदि ऋणात्मक है तो जिधर बल लग रहा है उधर की दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यदि ऋणात्मक है तो बल की दिशा के विपरीत हो जाएगा। जिधर बल लग रहा है उसकी दिशा के कैसा हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक, समझ में आया? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अब इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर पूछा जाए एमकेएस पद्धति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर पूछ लिया जाए किसमें? एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा? एमकेएस पद्धति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? अभी आपने लिखा क्या जी? न्यूटन प्रति कूलाम होता है ये मात्रक। अब इसको हमको एमकेएस पद्धति में बदलना है तो न्यूटन का हो जाएगा जी किलोग्राम। अब न्यूटन का होता है बल गुणे विस्थापन, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कूलाम का हो जाएगा क्या जी? 80 कूलाम हो जाएगा एम्पियर सेकंड, यानी कि यहां पे कह सकते हैं एम्पियर सेकंड। यहां हो जाएगा जी एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकंड। तो आपका यहां हो जाएगा क्या जी? ये सेकंड नीचे आएगा, यहां लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर। सेकंड क्यूब एम्पियर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर। ये हो जाएगा किसके मान? एमकेएस पद्धति में। किसका मात्रक? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एमकेएस पद्धति में आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर हो जाएगा। ई का मान बिंदु की स्थित माध्यम की प्रकृति तथा स्रोत आवेश के मान पर निर्भर करता है। ई का मान जो होगा बिंदु की स्थित माध्यम की, जो माध्यम है जहां इस पर रखा गया है बिंदु, कौन सा? जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना वह बिंदु, इस पर रखा गया माध्यम की प्रकृति तथा स्रोत आवेश, जो ये स्रोत आवेश ये है, इस पर निर्भर करता है। ई का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जो ई का मान है वो परीक्षण आवेश यानी कि Q0 पर, ये जो परीक्षण आवेश है इस पर निर्भर नहीं करता। उसका मान किस पर निर्भर करेगा? इस पे स्रोत आवेश पर, ठीक। स्रोत आवेश पर ई का मान निर्भर करता है और परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। चलिए देखिए इसमें आगे समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब इसमें है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आगे सब पढ़ना है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी
के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब यहां पे यह है, यहां पे एक आवेश है Q, यहां पे आपका है एक आवेश Q0। यहां पे इस दोनों के बीच में आपका है दूरी R। ये आपका स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। क्या है? ये स्रोत आवेश है और ये क्या है? परीक्षण आवेश है। ये जीरो को कहा जाता है पॉजिटिव है। ठीक, ये मान लेते हैं एक बिंदु O है, ये एक बिंदु क्या है? P है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किसके कारण से? कहा है किसी बिंदु आवेश के कारण। ये एक बिंदु आवेश है छोटा सा, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसमें भाषा लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर मान लेते हैं कि धन परीक्षण आवेश Q0, एक धन परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। भाषा समझ में आई ना? एक बार सुन लो, क्या चीज है? माना एक बिंदु Q है, क्या कह सकते हैं? एक बिंदु आवेश Q है, प्लस है धनात्मक है, एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q0। अब जब Q0 है तो इस Q0 पर इसके कारण से बिंदु स्रोत जो है इसके कारण से एक बल लगता है। बल किधर लगेगा? अब दोनों धनात्मक इधर बाहर क्यों लगेगा? धनात्मक है तो दोनों क्या इधर लगेगा, बाहर क्यों? तो बल लग रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी R है, दो आवेश है, तो यहाँ किसका नियम लग जाएगा? कूलाम का नियम लग जाएगा। किसका नियम लग जाएगा? कूलाम का नियम लग जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे कह सकते हैं Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, ये बल किसके कारण लग रहा है? कूलाम के नियम से। इसके कूलाम के नियम से ये बल किसके कारण लग रहा है? कूलाम के नियम से लग रहा है ना? तो लगने वाला बल F बराबर, अब इसके कारण से ये स्रोत है आपका, ये परीक्षण आवेश है। तो आपको बताया गया बल किधर से किधर लगता है? स्रोत से परीक्षण आवेश की ओर लगता है, स्रोत से परीक्षण आवेश की ओर लगता है। तो इधर से इधर की ओर लग रहा है। तो अब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से किधर लगेगी? इधर से इधर की ओर लगेगी। ठीक, इधर से इधर की ओर लगेगी। समझ में आई बात ना? ठीक है, आप देखिए तो प्लस Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q0 या Q0 कह सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। इसकी दिशा होगी OP, O से P की ओर। इसकी दिशा किधर हो जाएगी? OP हो जाएगी O से P की ओर। ठीक, यहां पे हमको बल पता चल गया। हमें ज्ञान करना क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0 होता है। यहां हो जाएगा जी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू ये Q0 भी तो है Q0। अब Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप हो जाएगा E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। इतना क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको होगा क्या जी? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है ना?
एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिए आपके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी दिशा आपको पता चल गई। दिशा किधर है? स्रोत आवेश से प्लस क्यू आवेश से किधर? परीक्षण आवेश Q0 की ओर, यानी कि O से P की ओर। यदि अब यहीं पे एक चीज होता, कैसी? अगर यहीं पे ये माइनस में होता, निगेटिव होता, तो दिशा किधर हो जाती? तो ये OP लिखा गया है, इसकी दिशा हो जाती PO, यानी कि ये दिशा बदल जाती, इधर से इधर की ओर हो जाती। ठीक, इसकी दिशा किधर हो जाती? OP से O की ओर हो जाती है ना। लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मान रहता, केवल हमारी दिशा क्या रहती है? चेंज हो जाती है। माइनस चिन्ह केवल हमको क्या दिशा का ज्ञात कराता है कि इधर है दिशा, ठीक है ना। इसमें आपका है, मान लेते हैं किसी स्थान पे ऐसा स्थान है जहां पे ढेर सारे आपके वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है, तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं? एक एकांक आवेश की कल्पना कर लेते हैं। ढेर सारे आवेश रखे गए हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो उसमें से हम एक आवेश धन अपेक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। जब धन अपेक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं तो उसको विभिन्न स्रोतों के कारण उस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका एक धन अपेक्षण आवेश ऐसे है, ये है, यहाँ पे ढेर सारे बिंदु है ऐसे, यहाँ पे Q0 कर लिए, धन अपेक्षण आवेश हो गया, यहाँ Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, डॉट डॉट Qn हो गया, ऐसे है। तो इसके कारण से एक बार वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके कारण से एक बार वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण से एक बार वैद्युत क्षेत्र, ऐसे सबसे ज्ञात करके ऐसे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके इसको सभी को क्या कर लेते हैं? योग करते हैं। E बराबर आपको जो मान लेते हैं, इसके कारण से वैद्युत क्षेत्र E1, इसके कारण से E2, इसके कारण से E3, इसके डॉट डॉट En। ठीक, तो यहाँ E बराबर हो जाएगा पढ़ा में वैद्युत क्षेत्र E1 धन E2 धन E3 डॉट डॉट En। कहने का मतलब इसको भी अध्यारोपण के सिद्धांत तरीके से ही हम जोड़ लेते हैं, जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत करते थे ऐसे इसमें ही जोड़ लेते हैं। ठीक, धन्यवाद। अब इसमें आज तक यहीं तक। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, अच्छे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।